नमस्कार साथियों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल की, जहां पर वायरल बीमारी की बात करें तो वायरल बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब हम बच्चों स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरमीत सिंह जी के पास पहुंचे तो हमको घंटों वेट करना पड़ा। इसका रीज़न है कि बच्चों की तादाद है जो बीमारी को लेकर काफ़ी बढ़ चुकी है। वही डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है बच्चों की बहुत फैल रही है, लेकिन आज डॉक्टर बाहर बच्चे हैं उनकी भीड़ क्यों है, ज़्यादा क्यों दिखाई दी आज? क्या नमस्कार करनाल वासियों को। आजकल जो बीमारी चल रही है बच्चों में, वो वायरल फीवर है, जिसमें खांसी जुकाम बुखार के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ये पिछले आई थिंक 1-1.5 महीने से बहुत सारे बच्चे खांसी जुकाम के आ रहे हैं। 2-3 बीमारी कॉमन है इस टाइम पे, जिसमें डेंगू है। कुछ बच्चे डेंगू के आए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं इस बारी। दस्त के बच्चे आए हैं, पिछली बारी हम बात कर चुके हैं। और अभी जो ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे जो आ रहे हैं वो खांसी जुकाम बुखार या निमोनिया जैसी बीमारी लेके आ रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। क्यों डॉक्टर साहब खांसी जुकाम आम हो गई है बच्चों में आजकल? कि मौसम चेंज की वजह से हो रहा है या वैसे नॉर्मली? जो अभी बच्चे आ रहे हैं वो खांसी जुकाम मौसम बदलाव की वजह से ज़्यादा है। इस मौसम में खांसी जुकाम बुखार आ जाता है। इस बारी बरसात थोड़ी ज़्यादा हुई है, थोड़ा मौसम बदल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे वायरल फीवर के या खांसी जुकाम के आ रहे हैं, निमोनिया के साथ भी आ रहे हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि पहले कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग अब अंदर बाहर नहीं आप जा पा रहे थे। लेकिन अभी और रिस्ट्रिक्शन खुलते ही बच्चों ने आपस में मिलना शुरू कर दिया है। पीछे मेरे को लग रहा है कि स्कूल भी खुल गए हैं, एक बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे से फैला रहे हैं, इसलिए आई थिंक बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा आ रही है। तो क्या लक्षण रहते हैं सर खांसी जुकाम के? कुछ जो अभी वायरल है, जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमारे बच्चे को 2-3 दिन से खांसी है, जुकाम है, बुखार है, आउट्स ऑफ कफ आता है, बार बार खांसी करे जाता है। इस तरह के बच्चे बहुत आ रहे हैं। 80% बच्चे जो आते हैं वो इसी बीमारी से आते हैं। हम थोड़ी सी दवाई देते हैं जिसमें नॉर्मल पैरासीटामोल देते हैं, हल्का सा स्टीम के लिए बोल देते हैं, सलाइन ड्रॉप्स के लिए बोल देते हैं, एक कफ सिरप दे देते हैं, जुकाम की थोड़ी दवाई दे देते हैं। उससे 80 to 90% बच्चे उसी से सेटल हो जाते हैं। लेकिन 10 to 20% बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये बीमारी थोड़ी सी गंभीर भी हो जाती है। तो इसका कोई ऐसा रहता है कि ये ट्रीटमेंट है जो प्रॉपर तरीके से 10 दिन का जैसे चलता है? जो कौन से बच्चे बेसिकली कौन से बच्चे हैं जिसमें ट्रीटमेंट चाहिए? यस, देखो ट्रीटमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन जो बच्चे सिंपल खांसी जुकाम बुखार के हैं, जिसको बाकी कोई तकलीफ नहीं है, बच्चा ठीक खा पी रहा है, उसको ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो घर पे रह के मैनेज कर सकते हैं। पैरासीटामोल देंगे, खांसी की दवाई दे देंगे, हल्का सा स्टीम दे देंगे, और जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है उसकी देख रेख में वो घर पे मैनेज हो जाते हैं। घर पे अब हमारा सवाल होता है कि किन बच्चों के अंदर हमारे को ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, या किन को हो सकता है एडमिशन की ज़रूरत है, किन बच्चों को हमें एडमिट करना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। खांसी जुकाम बुखार है, तेज़ बुखार हो, अब आजकल जो बच्चे आ रहे हैं उनमें 100-101 कोई बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिसमें 103 बुखार 104 बुखार जा रहा है, उन बच्चों को हॉस्पिटल की ज़रूरत हो सकती है। बच्चा दूध ना पी रहा हो, एक्टिविटी बहुत पुअर है, बच्चा पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चा सुस्त हो गया है, या फिर सांस तेज़ तेज़ ले रहा है। अगर देखेंगे यहाँ पे पसलियाँ चल रही हैं, तो ऐसे बच्चे घर पे मैनेज नहीं करने चाहिए। इनको इमीडिएटली जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ दिखाना चाहिए अपने नज़दीकी डॉक्टर को। और वो डिपेंड करता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को दाखिले की ज़रूरत है, नहीं है। और इसमें भी 3 कैटेगरी के रहते हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। जो माइल्ड होते हैं, जो कम बीमार बच्चे, चाहिए थोड़ी बहुत पसलियाँ चल भी रही हैं, हमें लगता है कि वो घर पे मैनेज हो सकता है, तो उसको हम घर भेज देते हैं। लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर बीमारी है उसमें अस्पताल में दाखिल करना ज़रूरी हो जाता है। उसमें मॉडरेट को हम वार्ड में मैनेज कर लेते हैं, नहीं तो फिर जो सीवियर होते हैं उनको आईसीयू की ज़रूरत होती है। बच्चों के आईसीयू में स्पेशली हम इन बच्चों को रखते हैं और जो भी उनका ट्रीटमेंट बनता है वो करते हैं। सर, घर पे ट्रीटमेंट करना कितना जायज़ है, कितने % सही है? अगर हमारा बच्चा खा पी ठीक रहा हो,
सांस ठीक ले रहा हो, सुसु पोटी ठीक कर रहा हो, पेशाब ठीक कर रहा हो, और बुखार आ जाता है, पैरासीटामोल दिया, चला गया है, तो हम घर पे मैनेज कर सकते हैं, पर डॉक्टर की देख रेख के अंदर। ऐसा नहीं है कि खुद ही दवाइयाँ देते रहो, एक बार दिखा दो। लेकिन अगर हमारे बच्चा हल्का सा भी लगे कि सुस्त है, सांस तेज पसलियाँ तेज चल रही हैं, और पेशाब बहुत कम कर रहा हो, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे हो, सुस्त हो गया हो, एक्टिविटी पुअर है, तो उस केस में 1% भी रिस्क नहीं लेना होता है, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना होता है। सर बुखार कई बार टूटता नहीं है, हो जाता है, उतरता है, दवाई लेते हैं, उतर जाता है, फिर हो जाता है, इस तरह से रूटीन में अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। पहले तो जनरली हम ये मानते थे कि बुखार वायरल फीवर वो होता है जिसमें हाई ग्रेड फीवर नहीं आएगा, और इस बार वायरल फीवर में ऐसे भी हो रखा है कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और बुखार 8 से 10 दिन तक भी जा रहा है। चिंता की बात नहीं है, पर हमें टेस्ट जरूर कराने चाहिए। हम कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, वो देखते हैं कि किसको सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है। हम वायरल सोचते रहते हैं, पता चले उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो गई है। तो हमारे को कुछ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट से ये आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा जो है वो जिसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं है, जो सिंपल वायरल फीवर है, या जिसको एंटीबायोटिक की उसी को ज़रूरत होती है जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं, और फीवर सेटल ही नहीं हो रहा, तो उसमें प्रोबेबली दे मे नीड, उनको ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक्स की। जो ट्रीटमेंट अगर हम बात करें हॉस्पिटल के अंदर, जो माइल्ड और मॉडरेट है वो इजीली मैनेज हो जाता है। सीवियर तो आईसीयू में ही मैनेज होने चाहिए। और जो बच्चे आजकल पसलियाँ चल रहे हैं, इसमें बेसिकली रीज़न क्या होता है, बच्चे आपके पास आते हैं, उनमें खांसी के साथ आते हैं, बार बार खांसी करे जाते हैं। जब हम चेस्ट को एग्जामिन कर देते हैं, पसलियाँ चल रही, तो उसका रीज़न क्या है? हमारी जो सांस की पाइप अगर इतनी मोटी है तो वो सिकुड़ के इतनी रह जाती है। सांस का अंदर आना और जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसी की वजह से ये बच्चे तकलीफ़ में जाते हैं। इसका मेजर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं या हम देते हैं, वो नेबुलाइजेशन की फॉर्म पे काफ़ी देते हैं। भाप देना, भाप से बहुत आराम आ जाता है बच्चों को। साथ में इंजेक्शंस भी रहते हैं, ओरल मेडिकेशंस भी रहती हैं, पर नेबुलाइजेशन इन बच्चों में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इम्पोर्टेंट रहता है। डॉक्टर साहब भाप की बात करें, भाप कई पेरेंट्स को लगता है कि नुकसान भी दे सकती है, इसकी आदत लग जाती है, ऐसा भी कुछ रहता है? जो भाप के बहुत सारे मिथ्स हैं। अगर नेबुलाइजेशंस की बात करें, मैं नेबुलाइजेशन जो हम देते हैं, आप सिंपल अगर मैं इसको पुट करूं, हम कोई भी दवाई लेते हैं, वो जो दवाई लेते हैं, हम पहले दवाई खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाती है, फिर इंटेस्टाइन में या आंतड़ियों में जाती है। उस आंतड़ियों में जाने के बाद वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर लंग्स में जाएगी, तब जाके काम करेगी। जो एक बारी ब्लड में चलेगी वो सिर्फ लंग में तो जाएगी नहीं, वो लीवर में भी जाएगी, किडनी में भी जाएगी, ब्रेन में भी जाएगी। तो जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट करेगी। जो हम नेबुलाइजेशन दे रहे हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं हम, जो लंग्स में दवाई चाहिए, नेबुलाइजेशन देंगे, वो नेबुलाइजेशन के थ्रू सीधा डायरेक्ट लंग में जाएगी और इधर उधर नहीं जाएगी, तो उसका रिजल्ट मैक्सिमम होएगा और साइड इफ़ेक्ट मिनिमल होते हैं। रही बात डिपेंडेंसी की, आदत लग जाती है, ऐसा लिटरेचर में अभी तक नहीं है कि इसकी आदत लग जाती है, तो इसकी ज़रूरत है तो उसको लेनी चाहिए और वो आपको फ़ायदा करेगी। इसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर हैं। इवन हम ओरल स्टेरॉइड खाते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। नेबुलाइज फॉर्म स्टेरॉइड के भी बहुत ही मिनिमल और ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट हैं। और ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। नेबुलाइजेशन बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें हमें यूज़ करना चाहिए, और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आजकल तो हम इवन मीटर डोज इनहेलर आ गए हैं, जो पंप जो हम पहले अस्थमा में सोचते थे, वो भी देते हैं हफ पफ किट के साथ। उसमें डोज की मात्रा और कम हो जाती है, रिजल्ट उतने ही हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, ये पुराने मिथ को तोड़ दें। पहले इसको हम लास्ट रिसोर्ट लेके चलते थे, आई थिंक अभी तो ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस है।
ज़रूरत है तो अर्ली देनी चाहिए। डेंगू भी एक कारण है सर जो बच्चों की भीड़ एकत्रित ज़्यादा हो रही है? डेंगू के पेशेंट मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जीरो है, लेकिन डेंगू के कुछ पेशेंट आ रहे हैं रेगुलर, बहुत रूटीन में, जैसे पहले 2-3-4 साल पहले आया था वैसे डेंगू के पेशेंट नहीं आ रहे, पर उससे भी बचने की ज़रूरत है क्योंकि डेंगू के जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो सीरियस हैं, सिक है, और डेंगू से हम बच सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है क्योंकि डेंगू फैलता कैसे है, मच्छर के काटने से फैलता है, तो मच्छर को काटने ना दे। उसका क्या रहता है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, घर पे ऑल आउट या जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट है वो यूज़ करें, किसी भी ब्रांड का हो। और आजकल तो कपड़ों पे भी कोई ड्रॉप्स आ जाते हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करते हैं। मच्छरों से अपने आप को बचाएं। नंबर एक बात, मच्छर को पैदा ही ना होने दें। मच्छर पैदा कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में होता है। हमारे घर के कूलर में, पुराना कूलर में पानी रखा था वो ऐसे ही चले जा रहा है, या हमारे घर में कुछ बर्तन रखे रहते हैं बाहर, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, आसपास वो पानी को इकट्ठा ना करने दें, गंदगी ना फैलने दें। जहाँ भी फ्रेश वाटर इकट्ठा हुआ है उसको वहाँ से निकाल दें, साफ़ कर दें। यही इसी से हम बचा सकते हैं। तो किन महीनों में सर ज़्यादातर रहता है ये डेंगू? डेंगू जनरली बरसात के सीज़न के बाद आता है। हमारे पिछले कुछ सालों से हमने ट्रेंड देखा है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास डेंगू के बहुत सारे केस मिलते हैं, जो इन 2-3 महीनों में ज़्यादा रहता है क्योंकि ये आई थिंक बरसात होती है, उसके बाद पानी इकट्ठा होता है, फिर मच्छर वहाँ पे पैदा होते हैं और वो फिर डेंगू फैलाते हैं। यही समय होता है। सर जब डेंगू बड़ों की बात करें, बड़ों में प्लेटलेट्स वगैरह का सिस्टम होता है जो कम हो जाती है, बच्चों में भी कुछ ऐसा ही रहता है? डेंगू बड़े और बच्चों में एक ही तरह से प्रेजेंट करता है, पर बच्चों में रिजर्व कम रहता है तो उनमें तकलीफ़ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस जाते हैं। थोड़े से भी बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए उसमें हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। सर आप कहाँ बैठते हो और जो पेशेंट आपको दिखाना चाहते हो तो कहाँ मिलने का क्या समय रहता है? मैं इस टाइम श्री हरि हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिक कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम NICU भी है, PICU भी है और OPD पेशेंट भी देखते हैं। पीडियाट्रिक्स की हमारी डेडिकेटेड यूनिट है। हम हर तरह का क्रिटिकल पेशेंट यहाँ लेते हैं, कोई भी बीमारी हो उसका सीरियस से सीरियस बच्चा हम यहाँ हैंडल करने में सक्षम है। श्री हरि में OPD टाइमिंग मेरे वही 11 to 2 और शाम को 6 to 7 है, कभी भी परामर्श कर सकते हैं। और किसी को लेट नाइट इमरजेंसी और लगता है कि इमीडिएट, तो हम इमरजेंसी में भी देखते हैं, मेरा फ़ोन करके भी आ सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर सब बता दिएगा, क्यों कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि छोटी सी बीमारी को लेकर काफ़ी डर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग घर पे नहीं होते, तो वो सिर्फ फ़ोन पे कंसल्ट कर सके, जिस पे फ़ोन पे कंसल्टेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि बेटर रहता है कि हम एग्जामिन करके किसी को भी ट्रीट करें। पर मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 7056003705। इस नंबर पे आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर बच्चा सीरियस है, इवन इन एट नाइट 2, 3 और 4 o'clock, नो प्रॉब्लम, वी विल टेक केयर। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की, जहाँ पे डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जो बच्चों में होने वाली बीमारियाँ 24 घंटे अपनी नींद को हराम करके आपके बच्चे की सुरक्षा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले डॉक्टर गुरमीत सिंह जाने माने डॉक्टर है, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। जो बिहेव है वो भी जब हमने मरीजों से पूछा तो उनका भी कहना था कि नेचर वाइज भी डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छे हैं। इसी तरह की आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर साहब का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए।